नमस्कार साथियों, मैं सौरभ थपलियाल संकल्प सौरभ क्लासेस डोईवाला की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। गढ़वाल का इतिहास हम पढ़ रहे थे। पीछे राजा ललित शाह प्रदीप शाह तक पढ़ लिया था हमने। आज राजा ललित शाह को पढ़ना है। तो राजा ललित शाह के शासनकाल को शुरू करेंगे। इसके साथ साथ हिंदी की भी क्लास आपकी साथ साथ चल रही है और उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद भी आ रही होंगी। कुछ बच्चों के पिछली क्लास के बाद मुझे मैसेज आए थे। आप सभी के मैसेज बहुत ज्यादा प्रेरणादायक थे। मैं व्यक्तिगत रूप से काफी सारे बच्चों का रिप्लाई नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और आज शुरू करते हैं राजा ललित शाह को। ललित शाह के बाद ललित शाह का पुत्र जयकृत शाह शासक बनेगा और जयकृत शाह के बाद ललित शाह का दूसरा पुत्र प्रद्युम्न शाह शासक बनेगा। तो प्रद्युम्न शाह तक की कहानी वगैरह को देखना शुरू करते हैं। आज जयकृत शाह तक पढ़ेंगे, प्रद्युम्न शाह को अलग से खुड़बुड़ा का युद्ध वगैरह, उसमें प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए और प्रद्युम्न शाह का पुत्र राजा सुदर्शन शाह उस समय हरिद्वार के ज्वालापुर में चला गया, जो काफी लंबे समय हरिद्वार ज्वालापुर में निवासित था। आज राजा ललित शाह के बारे में पढ़ना शुरू करना है। तो ललित शाह के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना से शुरू करते हैं, एक एक चीज को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, अगर सारी बातों को एक तरफ रखा जाए तो विशेष बात पर एक ध्यान देंगे कि राजा ललित शाह का शासनकाल ऐसे देखा जाए तो तथ्यों की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन इस समय की एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है। वो घटना ये है कि ललित शाह का पुत्र राजा प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठता है और प्रद्युम्न शाह उत्तराखंड के इतिहास का एकमात्र शासक है जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह का राजा रहा था। प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं में राजा रहता है और प्रद्युम्न शाह के नाम से गढ़वाल में राजा रहता है। वही प्रद्युम्न शाह 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और गढ़वाल में गोरखाओं का अधिकार हो गया। गोरखाओं के अधिकार के बाद गढ़ राजवंश का पुनर्संस्थापक कहा जाता है राजा सुदर्शन शाह को, जिन्होंने त्रिहरी नाम के स्थान पर टिहरी नगर को बसाया और टिहरी का राजभवन बनाया। तो टिहरी रियासत आगे पढ़ेंगे। ललित शाह के शासनकाल की ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। एक क्रम से ललित शाह को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले भी हमने राजा प्रदीप शाह के समय बात की थी दून पर आक्रमण। तो यदि दून आक्रमण की बात की जाए तो ललित शाह के समय दून पर आक्रमण दो बार हुए। एक तो 1775 में देहरादून पर आक्रमण हुआ था और दूसरा 1775 पर आक्रमण हुआ। इस समय देहरादून पर 75 हो या 78 हो, दोनों समय में सिखों का आक्रमण हुआ था। पीछे मैंने आपको बताया था कि जब राजा प्रदीप शाह था तो प्रदीप शाह के समय 1757 में देहरादून पर नजीब खान ने आक्रमण किया था, रोहिला आक्रमण हुए थे और 1770 तक देहरादून क्षेत्र जो था वो रोहिलाओं के अधिकार क्षेत्र में रहा। रोहिलाओं ने 57 से और 70 तक देहरादून पर अधिकार किया। 31 अक्टूबर 1770 को रोहिला नेता नजीब खां की मृत्यु हुई और नजीब खां की मृत्यु के बाद तक रोहिलाओं का अधिकार रहा, क्योंकि रोहिलाओं ने देहरादून का विजित क्षेत्र उमेद सिंह को सौंपा था और उमेद सिंह रोहिला नेता नजीब खां की मृत्यु के बाद वह क्षेत्र राजा प्रदीप शाह को सौंपता है। तो राजा प्रदीप शाह जो था, प्रदीप शाह ने इसी के बाद देहरादून में भूपतवाला, मियावाला, पंडितवाड़ी ये 3 गांव सिख मंदिर के लिए दान में दिए थे। और इसके अतिरिक्त राजा प्रदीप शाह ने धामूवाला में राजभवन स्थापित करवाया था। जो राजभवन रानी कर्णावती ने नवादा में बनवाया था, वही राजभवन प्रदीप शाह ने धामूवाला में स्थापित करवा दी। यदि अगर इस समय की बात करें तो 75 और 78 में देहरादून पर सिख आक्रमण हुए, तो उस समय राजा ललित शाह ने अपनी सेना देहरादून लड़ने के लिए भेजी, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ और सिखों ने देहरादून को बराबर लूटा, 75 में हो या 78 में। आगे राजा ललित शाह के बारे में ऐसी जानकारी मिलती है कि ललित शाह के 4 पुत्र थे और उनमें से चारों पुत्रों का मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ। एक पुत्र का नाम था जयकृत शाह। इन पुत्रों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, महत्वपूर्ण। जयकृत शाह, दूसरा लिख देता हूँ पराक्रम शाह, तीसरे पुत्र राजा ललित शाह के प्रद्युम्न शाह और चौथे पुत्र थे प्रीतम शाह। ये जो प्रीतम शाह थे, इनको खुड़बुड़ा के युद्ध में राजनीतिक बंदी बना लिया जाता है, नेपाल भेज दिया जाता है। इनकी वापसी जो है राजा सुदर्शन शाह के समय। यहाँ पे जयकृत शाह के बारे में अगर हम बात करें तो ललित शाह के बाद राजनीति पर बैठेंगे जयकृत शाह
और जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह दोनों के दोनों सौतेले भाई थे, अलग अलग रानी से ये दो अलग अलग पुत्र थे। इतना आपको ध्यान रख लेना है। अभी आगे ललित शाह के शासनकाल की बात करें तो युद्ध वगैरह का सबसे महत्वपूर्ण बात शुरू कर लेते हैं। युद्ध में कुमाऊं से युद्ध के पहले आपको एक युद्ध ध्यान रख लेना है कि राजा ललित शाह ने 1778 में सिरमौर से युद्ध किया और सिरमौर राज्य से युद्ध करते हुए राजा ललित शाह ने सिरमौर के कई क्षेत्रों को विजित किया। ऐसा भी जानकारी कुछ इतिहास की किताबों में मिलती है कि ललित शाह ने इस समय सिरमौर से युद्ध करने के क्रम में बैराटगढ़ को आग लगा दी थी। बैराटगढ़ को आग लगा दी, ठीक है चले जाओ, बैराटगढ़ को आग लगा दी। ऐसी जानकारी मिलती है, माफी चाहूंगा थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए। 1778 में राजा ललित शाह ने सिरमौर के युद्ध को विजित किया और यहाँ बैराटगढ़ पर आग लगा दी। ऐसी कुछ जानकारियां इतिहास की पुस्तकों से मिलती है। आगे राजा ललित शाह के बारे में बात करें तो महत्वपूर्ण कहानी अब शुरू होती है युद्धों में, और वो है कुमाऊं से युद्ध। राजा ललित शाह कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने का निमंत्रण अब तक कुमाऊं के इतिहास में एंट्री हो चुकी थी हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान कुमाऊं के इतिहास में। हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं के इतिहास में इतने आक्रमण करवाए कि हर्षदेव जोशी को किंग मेकर ऑफ कुमाऊं के नाम से, खाली कुमाऊं के अंतर्गत देखेंगे तो हर्षदेव जोशी को जो है कुमाऊं का चाणक्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस समय पे भी कुमाऊं की राजगद्दी पर देखें अगर तो मोहन चंद नाम का व्यक्ति जो है वो कुमाऊं की राजगद्दी पर मोहन चंद शासन कर रहा था और मोहन चंद पर राजा ललित शाह ने आक्रमण किया था हर्षदेव जोशी के कहने पर। हर्षदेव जोशी दीवान के पद पर थे चंद राजवंश के अंतर्गत। ऐसी जानकारी मिलती है कि अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो युद्ध वगैरह में राजा ललित शाह ने हर्षदेव जोशी के निमंत्रण पर मोहन चंद पर आक्रमण किया। अगर ऐसे आक्रमण कर दिया हर्षदेव जोशी के निमंत्रण पर तो कुछ तो कारण रहा होगा हर्षदेव जोशी के निमंत्रण देने का कि आप आक्रमण करो, आओ और आक्रमण करो। तो कारण की अगर समीक्षा करें तो ऐसी जानकारी मिलती है कि जब मोहन चंद शासक बना तो हर्षदेव जोशी को देश निकाला दे दिया गया और हर्षदेव जोशी को इस समय दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी बरेली में। बरेली के नवाब से भी रिक्वेस्ट की हर्षदेव जोशी ने कि कुमाऊं पर आक्रमण करो, मोहन चंद को गद्दी से हटाओ। यहां तक कि हर्षदेव जोशी को खाने तक के लाले पड़ गए थे बरेली के अंदर। इसीलिए राजा ललित शाह को कहा कि कुमाऊं पर आक्रमण करो और कुमाऊं का राजा इस समय कौन है? मोहन चंद। राजा ललित शाह ने बग्वाली पोखर का युद्ध कुमाऊं से लड़ा। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि बग्वाली पोखर का युद्ध किस के बीच में हुआ तो बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ था राजा ललित शाह और मोहन चंद के बीच में। यह युद्ध कब हुआ? तो बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ था 1779 में। और किसने निमंत्रण दिया था? तो निमंत्रण देने वाला व्यक्ति था हर्षदेव जोशी के निमंत्रण पर यह आक्रमण किया था। विस्तृत व्यवस्था को कुमाऊं के इतिहास में समझेंगे अच्छे तरीके से वहीं पर समझ में आएगा। फिलहाल इतना ध्यान रख लेना कि इस समय कुमाऊं का राजा मोहन चंद है और मोहन चंद ने हर्षदेव जोशी को देश निकाला दे दिया था। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मेहरा और फर्तियाल दो दल थे, इनमें आपसी गुटबाजी आपस में चलती है, तो इस वजह से हर्षदेव जोशी को देश निकाला दे दिया गया। ललित शाह 1779 में बग्वाली पोखर का युद्ध लड़ते हैं और इस युद्ध में ललित शाह ने मोहन चंद को बुरे तरीके से परास्त किया। मोहन चंद इस युद्ध को हार जाता है और कुमाऊं की राजगद्दी छोड़कर भाग जाता है। तो राजा ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को, जयकृत शाह का सौतेला भाई प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठा दिया। प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठा दिया और प्रद्युम्न शाह जो है प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठ गया। क्योंकि ये कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठ रहा है, राजा ललित शाह का पुत्र है, प्रद्युम्न शाह नाम है अभी, और प्रद्युम्न चंद के नाम से ये कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठा। प्रद्युम्न चंद के नाम से 1779 से और 1786 तक कुमाऊं की राजगद्दी पर अभी प्रद्युम्न चंद शासन करेगा। गढ़वाल के राजा ने कुमाऊं को विजित कर लिया बग्वाली पोखर के युद्ध में। कब हुआ था युद्ध? तो 1779 में। किसके निमंत्रण पर हुआ था? हर्षदेव जोशी के। उस समय कुमाऊं का राजा कौन था? तो मोहन चंद।
मोहनचंद इस युद्ध में परास्त हुआ तो ललित शाह ने अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठाया। प्रद्युम्न चंद कुमाऊं का शासक बना और 79 से और 86 तक कुमाऊं में शासन करेगा और उसके बाद 86 से और 1804 तक गढ़वाल का भी राजा रहेगा। यहां ऐसी जानकारी मिलती है कि कुमाऊं से युद्ध जीतने के बाद 1780 का जो सन आता है इतिहास में 1780 ईस्वी में 1779 में बवाली पोखर का युद्ध जीता और 1780 में मलेरिया के कारण राजा ललित शाह की मृत्यु। तो यदि आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी, तो ऐसे में जवाब हो जाएगा ललित शाह। अब देखेंगे तो अपने पुत्र को कुमाऊं का राजा बना दिया प्रद्युम्न चंद को, और इस समय ललित शाह की भी मृत्यु हो गई 1780 में। उसके अगले ही वर्ष, युद्ध जीतने के अगले वर्ष, प्रद्युम्न शाह कुमाऊं का राजा है। जब ललित शाह की मृत्यु होती है तो जयकृत शाह गढ़वाल का शासक बनता है। जयकृत शाह गढ़वाल का राजा बना। अब एक भाई गढ़वाल का राजा रहता है और एक भाई कुमाऊं का राजा रहता है। ये परिस्थितियां दोनों भाइयों के समक्ष रहती है। समझते हैं जयकृत शाह के शासनकाल में कि कैसे रहा दोनों भाइयों का मेल मिलाप। एक गढ़वाल का राजा, एक कुमाऊं का राजा। गढ़वाल का राजा है एक और एक कुमाऊं का राजा है। इस समय पे सौतेले भाई थे तो बनती बिल्कुल नहीं थी दोनों के बीच में। और कहा है बद्रीदत्त पांडे ने कि दोनों भाइयों के पास दो पृथक राज्य होने के बावजूद भी आपस में युद्ध लगा रहा। तो उन्हीं सारी चीजों को समझते हैं और अगला राजा आएगा जयकृत शाह। ये यहाँ पर मैंने एक सांकेतिक नक्शा उत्तराखंड का बनाया है। कुमाऊं का राजा इस समय पे प्रद्युम्न चंद और गढ़वाल का राजा जयकृत, दोनों भाई। परंतु समस्या ये थी कि दोनों सौतेले भाई थे और इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती। इससे जानकारी मिलती है कि अगर हम जयकृत शाह के शासनकाल को शुरू करें तो देखेंगे 1780 में मैंने बताया कि ललित शाह की मृत्यु हो गई और 1780 में गढ़वाल की राजगद्दी पर जयकृत शाह बैठे। जयकृत शाह बड़ा परेशान रहता है अपने पूरे शासनकाल के दौरान। तो देखेंगे जयकृत शाह का शासनकाल। जयकृत शाह के शासनकाल की शुरुआत करते हैं तो अपने को एक अभिलेख प्राप्त होता है, माली देवल अभिलेख। इस अभिलेख का विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे कि माली देवल अभिलेख, यदि पूछ लिया जाए माली देवल अभिलेख किस राजा के बारे में जानकारी देता है तो जयकृत शाह, या माली देवल अभिलेख का संबंध किस शासक से है तो जयकृत शाह से। इस अभिलेख से पता चलता है कि जयकृत शाह 1780 से और 1786 तक शासक बना था। तो सबसे पहला अभिलेख कौन सा हो जाएगा, माली देवल अभिलेख। इसके बाद अगर हम बात करें तो वापस वही कहानी शुरू होती है और इस समय पे भी देहरादून पर आक्रमण शुरू हो गया। इस समय यदि अगर हम जयकृत शाह के समय दून पर आक्रमण की बात करेंगे तो जयकृत शाह के समय दून पर आक्रमण हुआ और ये दून आक्रमण सिखों के द्वारा ही किया गया था। तो 1783 में 1783 में वापस जयकृत शाह के समय पे सिखों ने दून पर आक्रमण कर दिया। सिख दून पर आक्रमण करते हैं, राजा जयकृत शाह परेशान वैसे ही रहता है और इस समय देहरादून पर सिखों का आक्रमण होता है। तो जयकृत शाह मजबूर हो जाता है सिखों को देहरादून का क्षेत्र सौंपने के लिए और ऐसे में जयकृत शाह ने अपने देहरादून के क्षेत्र को बचाने के लिए सिखों को राखी नाम का कर देना स्वीकार किया कि मैं तुमको टैक्स दूंगा इसके बदले और तुम देहरादून क्षेत्र पर अधिकार नहीं करोगे, मैं तुमको राखी टैक्स इसके बदले दूंगा। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे से आ सकता है, यदि पूछ लिया आपके पेपर के अंदर, आयोग का भरोसा नहीं वो कुछ पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आती है आपके पेपर के अंदर पूछ लिया जाए कि राखी नाम का कर कब लागू हुआ था, तो जब देहरादून पर 1783 में सिखों का आक्रमण हुआ। सिख देहरादून पर अधिकार ना करें इसके लिए गढ़वाल के राजा जयकृत शाह ने सिखों को राखी कर देना स्वीकार किया कि मैं बदले में तुम्हें राखी कर दूंगा और तुम देहरादून पर अधिकार नहीं करोगे। तो ये तो रहा सिखों का देहरादून पर आक्रमण। और इसके बाद ऐसी जानकारी मिलती है कि दोनों भाइयों के बीच में अब होता है युद्ध शुरू। युद्ध क्यों शुरू होता है उसका एक कारण है। उसका कारण ऐसा माना जाता है कि क्योंकि भाई देखो, ललित शाह ने जब युद्ध लड़ा था तो अपने पुत्र को कुमाऊं का राजा बनाया था। कुमाऊं के राजा को हराया था तो इस आधार पर कुमाऊं के शासक को गढ़वाल के राजा को कर देना चाहिए और जयकृत शाह इस कर की मांग करता है। ये बात प्रद्युम्न चंद को बुरी लग गई और दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया
कि भाई मेरा ही भाई जो है और वो मुझसे कर मांगेगा तो मैं कर नहीं दूंगा। हालांकि प्रद्युम्न चंद जब ललित शाह जिंदा था तब कर दे रहा था, परंतु जैसे ही ललित शाह की मृत्यु हुई तो तब प्रद्युम्न चंद ने कर देना बंद कर दिया और इस पर जयकीर्त शाह ने पत्र लिखा और दोनों भाइयों के बीच में आपसी युद्ध शुरू हो गया। ऐसी जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जयकीर्त शाह के युद्ध का एक कारण यह भी था कि जयकीर्त शाह जो है वो मोहन चंद को कुमाऊं का शासक बनाना चाहता था, मोहन चंद को कुमाऊं का राजा बनाना चाहता था। वही मोहन चंद जिसको जयकीर्त शाह के पिता ललित शाह ने प्राप्त किया था। और अभी कुमाऊं का राजा जब प्रद्युम्न चंद है तो प्रद्युम्न चंद का भाई जयकीर्त शाह जो भी गढ़वाल का राजा है दूसरे राजा मोहन चंद को कुमाऊं का राजा बनाना चाहता है। इस वजह से भी दोनों के बीच में युद्ध लगा हुआ रहता है। ऐसी जानकारी मिलती है कि इधर प्रद्युम्न चंद जो था उसने गढ़वाल के अंतर्गत राजा ललित शाह के अगले पुत्र पराक्रम शाह को अपनी ओर कर लिया और पराक्रम शाह को एक प्रलोभन दे दिया। पराक्रम शाह को कहा कि तुम गढ़वाल में बराबर षड्यंत्र करते रहो जयकीर्त शाह के खिलाफ, क्योंकि जयकीर्त शाह जब राजगद्दी से हटेगा तो मैं तुम्हें गढ़वाल का शासक बना दूंगा। प्रद्युम्न चंद ने प्रलोभन दे दिया अपने दूसरे भाई पराक्रम शाह को कि तुम जयकीर्त शाह को परेशान करते रहो बराबर, जिस दिन जयकीर्त शाह गद्दी से हटेगा उस दिन मैं तुम्हें गढ़वाल का राजा बना दूंगा। तो पराक्रम शाह अलग पीछे पड़ जाता है जयकीर्त शाह। एक तो कहानी ये निकल करके आती है। फिर बार बार कुमाऊं से जो है गढ़वाल पर युद्ध, कभी देवलगढ़ को लूट लेता है प्रद्युम्न चंद, कभी देखेंगे तो श्रीनगर में लूटपाट मचा देता है, कभी श्रीनगर लूटा, कभी देवलगढ़ लूटा, कभी कहीं आक्रमण करता है। ऐसी जानकारी मिलती है। देखिए यहाँ पे विडंबना गढ़वाल के इतिहास की इतिहासकारों ने यहाँ पे प्रकाश डाला है कि अपना ही राज्य प्रद्युम्न चंद भले ही कुमाऊं का राजा हो अभी, लेकिन गढ़वाल था तो वास्तव में इन्हीं के पिताजी का, गढ़वाल था तो वास्तव में इन्हीं का शासनकाल। दोनों भाइयों के पास दो अलग अलग राज्य थे, लेकिन प्रद्युम्न चंद के मंत्री थे जिनका नाम था हर्षदेव जोशी। और हर्षदेव जोशी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हर्षदेव जोशी को बार बार जो है गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करता है। हर्षदेव जोशी को गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजता है कौन? प्रद्युम्न चंद। हर्षदेव जोशी और ऐसी जानकारी मिलती है जयराम जोशी, हर्षदेव जोशी और जयराम जोशी, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा 1785 के अंतर्गत 1785 के अंतर्गत 1785 में इन दोनों के दोनों भाइयों ने, हर्षदेव जोशी और जयराम जोशी ने गढ़वाल के राजा जयकीर्त शाह पर आक्रमण किया और श्रीनगर में खूब लूटपाट मचाई। इन दोनों के द्वारा श्रीनगर को लूटा गया। दोनों जोशी बंधुओं के द्वारा मचाई गई इस लूट को जोशियाना कांड कहा जाता है। तो यदि आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आए कि जोशियाना कांड क्या है, तो दोनों जोशी बंधु प्रद्युम्न चंद के मंत्री हर्षदेव जोशी और जयराम जोशी के द्वारा गढ़वाल के राजा जयकीर्त शाह पर लगातार किए गए आक्रमणों को ही हम लोग क्या कहते हैं? लगातार किए गए आक्रमणों को ही हम लोग जोशियाना कांड कहते हैं। कुमाऊं का राजा गढ़वाल के राजा का जो खजाना था, श्रीनगर का जो राज दरबार था, राजकोषीय खजाना था, उसको लुटा रहा है, अपने ही भाई के खिलाफ आक्रमण करवा रहा है। और इसी घटना को जोशी बंधुओं ने जो लूटपाट मचाई उसे जोशियाना कांड कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके पेपर में काफी बार पूछ लिया जाता है। 1785 में यह आक्रमण हुआ। जयकीर्त शाह की परिस्थिति देखो, 1783 में देहरादून पर आक्रमण हुआ, सिखों को राखी कर दे रहा है। यहाँ हर्षदेव जोशी जयराम जोशी ने श्रीनगर को लूट दिया, जोशियाना कांड हो गया है। तो जयकीर्त शाह दोनों तरफ से परेशान चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो तब होती है जब जयकीर्त शाह के मंत्री ही आपस में लड़ने लगते हैं। ऐसी जानकारी मिलती है कि जयकीर्त शाह के दरबार में उपस्थित खंडूड़ी और डोभाल मंत्रियों के बीच में आपस में अलग से युद्ध शुरू हो जाता है। उस कहानी को समझते हैं, वो कहानी क्या है। उम्मीद है यहां तक समझ में आई होगी बात। इसके बाद आगे की कहानी को शुरू करते हैं। तो मंत्रियों के बीच का संघर्ष देखेंगे। इस समय पे मंत्रियों की अगर हम बात करें तो मंत्री देखेंगे तो दो मंत्री इस समय प्रमुख आपको ध्यान रखें। एक तो मंत्री थे जिनका नाम था खंडूड़ी, एक खंडूड़ी मंत्री थे दरबार में जयकीर्त शाह के, और दूसरे मंत्री थे जो वो थे डोभाल। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है शुरू। इस बेचारे को देखो, इधर 83 में देहरादून पर आक्रमण,
85 में जोशियाना कांड, श्रीनगर लूट गया। अब देखेंगे तो मंत्रियों के बीच में आपस में युद्ध छिड़ गया। ऐसी जानकारी मिलती है कि खंडूड़ियों में प्रमुख व्यक्ति था नित्यानंद खंडूड़ी। खंडूड़ियों में प्रमुख व्यक्ति था नित्यानंद खंडूड़ी। और डोभालों के अंतर्गत प्रमुख व्यक्ति था कृपाराम डोभाल। कृपाराम डोभाल, ये दो व्यक्तियों के बीच में युद्ध होता है। दोनों के दोनों जयकृत प्रसाद के दरबार के मंत्री थे। एक मंत्री का नाम था, जिसका नाम था नित्यानंद खंडूड़ी, और दूसरे मंत्री थे कृपाराम डोभाल। इन दोनों के बीच युद्ध होता है। युद्ध का कारण जानते हैं क्या था? कृपाराम डोभाल ने आरोप लगाया, कृपाराम डोभाल का आरोप था कि ये जो नित्यानंद खंडूड़ी है ये मिला हुआ है हर्षदेव जोशी से। नित्यानंद खंडूड़ी मिला हुआ है हर्षदेव जोशी। नित्यानंद खंडूड़ी किससे मिला है? हर्षदेव जोशी से मिला है। और बार बार षड्यंत्र कर रहा है गढ़वाल राज्य के खिलाफ। इस बात पर जयकृत शाह काफी ज्यादा क्रोधित हो गए और इसी चक्कर में नित्यानंद खंडूड़ी की आंखें निकलवा दी। अब जब इसकी आंखें निकलवाई गई तो खंडूड़ी मंत्री भी कहां चुप रहने वाले थे। उनके दो रिश्तेदार थे प्रमुख, जिनका नाम ध्यान रख लेना है। एक का नाम था रमा खंडूड़ी, एक का नाम था रमा खंडूड़ी, और दूसरे का नाम था धरणी खंडूड़ी। धरणी खंडूड़ी, रमा खंडूड़ी और धरणी खंडूड़ी, इन दोनों के दोनों ने, रमा खंडूड़ी और धरणी खंडूड़ी, दोनों के दोनों ने देहरादून के फौजदार घमंड सिंह को बुलाया। घमंड सिंह को बुलाया और घमंड सिंह आता है श्रीनगर दरबार में। कहते हैं बीच सभा में, भरी सभा में उसने कृपाराम डोभाल का सर जो है बीच सभा में अलग कर दिया तलवार से। तो कृपाराम डोभाल मारा गया। नित्यानंद खंडूड़ी अंधा हो गया। जयकृत साहब को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। ये पूरी मिस्ट्री नहीं समझ में आई तो एक बार में फटाफट समझ लेते हैं। जयकृत शाह के दरबार में थे दो मंत्री, एक मंत्री थे खंडूड़ी और दूसरे मंत्री थे डोभाल। खंडूड़ियों में प्रमुख थे नित्यानंद खंडूड़ी, डोभाल में प्रमुख थे कृपाराम डोभाल। इन दोनों के बीच में आपस में गुटबाजी चलती रहती है, आपस में युद्ध चलता रहता है। डोभाल मंत्री कृपाराम डोभाल ने आरोप लगाया कि नित्यानंद खंडूड़ी हर्षदेव जोशी के साथ मिला है और गढ़वाल राज्य को जानबूझ करके गुप्त सूचनाएं गढ़वाल राज्य की किसको सौंप रहा है? हर्षदेव जोशी को सौंप रहा है। इस पर जयकृत शाह ने जो है नित्यानंद खंडूड़ी की आंखें निकलवा दी। जब इनकी आंखें निकलवा दी तो नित्यानंद खंडूड़ी के रिश्तेदार थे रमा खंडूड़ी, धरणी खंडूड़ी। इन्होंने देहरादून के फौजदार घमंड सिंह को बुलाया और घमंड सिंह आया और उसने कृपाराम डोभाल का सर बीच सभा में जो है अलग कर दिया। इस सब चीज से हो गया जयकृत साहब बहुत ज्यादा परेशान। बोले करें तो करें क्या, कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा। गया मौला राम के पास। अब अगर मौला राम की बात करें तो मैं पीछे ही बता चुका हूं कि मौला राम को सबसे पहले संरक्षण दिया था राजा प्रदीप शाह ने। इसके बारे में मैं अलग वीडियो लेकर के आऊंगा, गढ़वाल में चित्रकला वगैरह। मौला राम के पास इस समय पे जयकृत शाह गया और पूछा कि मौला राम जी बताइए अब क्या करना चाहिए मेरे को, इस समय पे क्या करना चाहिए। यहाँ देखेंगे तो मैं सब तरफ से फंसता हुआ चला जा रहा हूँ। तो मौला राम ने एक परामर्श दिया कि इस समय पे किसी न किसी से हमें मदद लेनी चाहिए। मौला राम का परामर्श जो है वो बड़ा काम का सिद्ध होता है गढ़वाल के इतिहास में। ऐसा माना जाता है कि मौला राम ने एक परामर्श दिया जयकृत शाह को कि भाई इस समय देखो सिरमौर का राजा है जिसका नाम है जगत प्रकाश। इस समय सिरमौर का राजा है जिसका नाम है जगत प्रकाश। क्यों ना हम जगत प्रकाश से मदद ले लें, क्यों ना हम जगत प्रकाश से मदद ले लें कि जगत प्रकाश आएगा और इन सभी घटनाओं को जो है उन सभी चीजों को शांत कर करके चला जाए। तो मौला राम की बात जयकृत शाह को उचित लगी। इन दोनों ने पत्र लिखना शुरू किया। मौला राम ने जो पत्र लिखा वो काव्य के रूप में लिखा था, एक कविता के रूप में लिखा था जगत प्रकाश को। और ये पत्र पकड़ा करके धनी राम नाम के व्यक्ति को, धनी राम जो है इनको भेज दिया जगत प्रकाश के पास। धनी राम इस पत्र को लेकर के गए थे जगत प्रकाश के पास। हालांकि इस पत्र को लिखा किसने था? मौला राम ने। और परामर्श किसने लिया था? तो जयकृत शाह ने लिया था मौला राम से। सिरमौर का राजा जगत प्रकाश के पास गए। जगत प्रकाश ने पत्र को पढ़ा और जगत प्रकाश ने जो है मदद करने के लिए तैयार हो गया और एक बड़ी सी सेना लेकर के जगत प्रकाश आया। इस समय पे देखेंगे तो मैंने बताया कुमाऊं से बराबर आक्रमण हो रहे हैं, कुमाऊं से बराबर आक्रमण हो रहे हैं। जगत प्रकाश आता है और ऐसी जानकारी मिलती है कि जगत प्रकाश श्रीनगर के पास कपरौली नाम के स्थान पर,
लड़ता है कपरौली का युद्ध। इस कपरौली के युद्ध में जगत प्रकाश ने घमंड सिंह को मार दिया। घमंड सिंह की तो हो गई हत्या कपरौली के युद्ध। दूसरा, ऐसी भी जानकारी मिलती है कि इस समय प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह भी लड़ने के लिए आए, तो इनके साथ भी जब युद्ध हुआ तो प्रद्युम्न शाह पराक्रम शाह भी परास्त हुए और ये दोनों के दोनों भी भाग करके कुमाऊं चले गए। अपना वापस कुमाऊं चले गए। कुछ समय के लिए शांति स्थापित हो गई। इन सभी चीजों से राजा जयकृत शाह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। इसे इतना ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन अभी जगत प्रकाश ने जो है वो थोड़ा शांति स्थापित करवा दी श्रीनगर के अंतर्गत। अब जाकर के थोड़ा चैन की सांस ली जयकृत शाह ने। परंतु समस्या ये होती है कि चैन ज्यादा देर तक रहता नहीं है जयकृत शाह का। और अगले ही वर्ष 1786 के अंतर्गत 1786 के अंतर्गत कपरौली का युद्ध हुआ और उसके बाद अगले ही वर्ष 1786 के अंतर्गत देहरादून पर पुनः रोहिलाओं का आक्रमण होता है। इस समय देहरादून पर रोहिला आक्रमणकारी गुलाम कादिर ने आक्रमण कर दिया। गुलाम कादिर का आक्रमण देहरादून पर कब हो गया? तो 1786 में हो गया। और अब तो राजा जयकृत शाह पूरे तरीके से टूट चुका है। राजा जयकृत शाह इतने बुरे तरीके से टूट चुका है कि अब सोच भी नहीं सकता है कि अपने प्रशासन को ठीक से संभालूंगा। इस समय ऐसी जानकारी मिलती है कि जयकृत शाह सारा राजपाट छोड़ करके सब कुछ त्याग करके चला जाता है देवप्रयाग। और देवप्रयाग में कहते हैं कि जयकृत शाह की रानियां भी इसके साथ गई थी। और देवप्रयाग में आपको पता है कि प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर है। रघुनाथ मंदिर में जाकर के यहाँ पर जाकर रहने लग जाता है। 3-4 दिन रघुनाथ मंदिर में राजा रहा। 3-4 दिन बाद जयकृत शाह की मृत्यु हो गई। एक साधु की प्रवृत्ति का हो गया था। अपने अंतिम समय में सारी चीजों से बड़ा परेशान हो गया था। रघुनाथ मंदिर में जो है यहीं पे 3-4 दिन बाद मृत्यु हो गई। जयकृत शाह की रानियां भी जो है जयकृत शाह के साथ सती हो गई। परंतु उन्होंने एक श्राप दिया प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह को। कहा कि तुम्हारा ये राज्य भी कभी संपन्न नहीं रहेगा। जिस तरीके से तुमने परेशान किया है जयकृत शाह को, तो तुम भी कभी चैन से नहीं रहोगे। और वास्तव में प्रद्युम्न शाह भी कभी चैन से नहीं रहा। आगे हम पढ़ेंगे जब राजा प्रद्युम्न शाह को, तो उसमें मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे आगे जिस तरीके से आपका सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा प्रेरणादायक सपोर्ट है। अभी पीछे की कुछ इतिहास की वीडियोस भी मैंने डाली हुई हैं, तो आप उनको भी जाकर के एक बार देख सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।